मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है पीएफआई के आतंक का जाल कैसे फैल रहा है। इसे 86% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। किसी भी कानून या फैसले को पहले एंटी मुस्लिम बता देना और फिर विक्टिम कार्ड खेलकर मुस्लिम समुदाय को संघ और सरकार का डर दिखाकर देश भर में भड़काना, पीएफआई का यही मॉड्यूल तमाम सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए चुनौतियों का सबब बनता जा रहा है। हाल ही में पीएफआई के टॉप कैडर ने ऐसी जबान बोली जिससे युवाओं को भड़काने के लिए खास पैटर्न आजमाया। कहीं राम मंदिर को संघ का मंदिर बताया गया तो कहीं हिंदुत्व एजेंडे का आरोप मढ़कर अपने मंसूबे जाहिर किए। देश में खौफ की बोली बोलने वाले पीएफआई के लोग लगातार एक समुदाय विशेष का ब्रेन वॉश करने में जुटे हैं। सवाल है, क्या ये एक नए तरह का मॉड्यूल है? ये राम का मंदिर नहीं है, ये आरएसएस का मंदिर है। अगर ये लोग आपके घर में और दुकान में राम मंदिर के लिए पैसे मांगने के लिए आए, एक पैसा भी मत दीजिए इन्हें। आरएसएस जैसे 10 बड़ी तंजीमें भी अगर आ गई तो पॉपुलर फ्रंट अकेला मुकाबला करने के लिए काफी है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी को आज लीड लेना होगा और आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो लीड ले रहा है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अनीस अहमद समेत इन लोगों का डेंजरस एंटी इंडिया मूवमेंट एजेंडा अब सामने आता जा रहा है। देश भर में घूम घूम कर ये देश के खिलाफ हेट स्पीच दे रहे हैं और आतंक का एक बड़ा जाल फैलाने का नापाक खेल खेला जा रहा है। क्या आप सरेंडर करेंगे? तो आपका जवाब क्या है? सरेंडर करेंगे? सरेंडर करेंगे? एक धर्म विशेष के जहन में जहर भरकर दूसरे धर्मों के खिलाफ ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अगर आपको जरूरत पड़ी आप आवाज दीजिए। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इंशाअल्लाह हर मैदान में सबसे पहले शक में अपने उलमा के साथ खड़ी रहेगी। आरएसएस जैसे 10 बड़ी तंजीमें भी अगर आ गई तो पॉपुलर फ्रंट अकेला मुकाबला करने के लिए काफी है। यह आतंक का अड्डा और किसी का नहीं, पीएफआई का है, जिसने देश के खिलाफ खौफ का माहौल पैदा करने का नया टारगेट रखा है। और ये समय आ गया है जब पीएफआई और एसडीपीआई को प्रतिबंधित कर दिया जाए। वो राष्ट्रहित में होगा क्योंकि इनकी गतिविधियां दिन पर दिन आपत्तिजनक होने के साथ साथ राष्ट्र विरोधी भी हैं। पीएफआई पर लगातार आतंकवादियों को फंड करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। यही नहीं, इनके तार आईएसआई और विदेश के आतंकियों से भी जांच के घेरे में हैं। इसलिए पीएफआई से जुड़े आतंकी लगातार सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं। लगातार कार्रवाई होने के बावजूद ये लोग हर दिन देश विरोधी मुहिम चलाए हुए हैं। देश की बहस में आज पीएफआई के खौफनाक सच और इरादों पर खास चर्चा है। आखिर देश के खिलाफ ये किस तरह खौफनाक खेल खेल रहे हैं और ये भी समझना होगा कि पीएफआई के आतंक का जाल कैसे फैल रहा है। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या पीएफआई को देश भर में बैन करना चाहिए? हाँ या नहीं में आप अपना जवाब हमें दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर दें। अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, मेरे साथ जुड़े हैं शलभ त्रिपाठी जो कि इंफॉर्मेशन एडवाइजर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कश्मीरी है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ मुजब्बिर रहमान है, एक वकील है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल बख्शी, सबसे पहले मैं पीएफआई की बात करूंगा और बात यह है कि क्या माना जाए, क्या पीएफआई वही कर रही है जो सिमी एक जमाने में भारत में किया करता था? देखिए साहब, ये संगठन चिंताजनक होते जा रहा है
और आप जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि सिमी भी पहले एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरी थी, फिर जो तमाम जो कि बॉम्बिंग के जो वारदात हुए उनमें इनके लोग इन्वॉल्व थे बड़ी बुरी तरह से पूरे भारतवर्ष में। 1993 में पहले बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हुए थे, फिर उसके बाद उसमें जो है वो लगाया इस्तेमाल किया गया था RDX एक्सप्लोजिव जो कि पक्के फौजी एक्सप्लोजिव है उनका। उसके बाद जो दूसरा दौर शुरू हुआ जिसमें सारी रिक्रूटमेंट वो सिमी के जो कार्डर्स से हुई थी, इन्होंने लो एक्सप्लोजिव जो है जिसको अमोनियम नाइट्रेट कहा जाता है, जो कि आपके फर्टिलाइजर में भी काम आती है, उसके लो एक्सप्लोजिव लगाते थे। लेकिन छोटी छोटी डिवाइसेस पूरे शहर में लगा के बड़ा सिलसिला आतंक का चला था साहब। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई झावेरी बाजार में बॉम्ब ब्लास्ट, अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट, हमारे बेंगलुरु में बॉम्ब ब्लास्ट, कलकत्ता तक बॉम्ब ब्लास्ट, ये जो जयपुर था में ये एक बड़ा ही खतरनाक सिलसिला शुरू हुआ था। तो अब चिंता की विषय ये है कि PFI भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो स्टार्ट हुई है ये उसी राह पे जा रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस पे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मुजिबुर रहमान समय आ गया है। समय आ गया है। मुजिबुर रहमान, शाहीन बाग में भी PFI के हाथ होने की बात आई थी, और आप लोगों को पता है कि शाहीन बाग में कितनी ऐसी जगह थी जहां पर PFI के दफ्तर थे, बाकायदा उन पर रेड भी हाल ही के जमाने में हुई है। कैसे देखेंगे आप PFI की गतिविधियों को? क्यों आपको नहीं लगता कि एक एंटी नेशनल है और आप जैसे लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल रेड हुई है, ईडी की भी रेड हुई है, UPSCF की भी रेड हुई है, लेकिन उन्हें ईडी को कुछ नहीं मिला। सीजर मेमो मेरे पास है, दे फाउंड नथिंग टू सीज। दूसरी चीज जो अभी STF की रेड हुई है 2-3 दिन पहले, उसमें वो 5 चीजें लेके गए हैं, उसका भी सीजर मेमो मेरे पास है, आप कहेंगे दिखा देंगे। एक ब्लैंक CD, कुछ हैंड बिल्स। दूसरी बात रही कि देश के खिलाफ कौन है, ये PFI अगर कह रही है कि RSS है, तो ये कोई नई बात नहीं है। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल कहकर गए थे और उसको RSS को बैन किया था, इंदिरा गांधी ने भी बैन किया था। अभी GD बख्शी साहब कह रहे हैं सिमी के बारे में। सिमी के बारे में आज तक एक सबूत कोर्ट के अंदर पे प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं प्रोसिक्यूशन, सिर्फ उसके ऊपर ऑफिशियल बैन लगा के 5-5 साल का बढ़ाया जाता है। तो आप वर्बल कुछ भी कहते रहिए, लेकिन हकीकत यह है कि RSS जो है देश के लिए बहुत खतरा है। जैसे कि बम ब्लास्ट की उन्होंने बात कही, मालेगांव में ब्लास्ट हुए, समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुए, अजमेर दरगाह में ब्लास्ट हुए, दाढ़ी टोपी लगा करके। बाकायदे ट्रेनिंग भी देते होंगे RSS के लोगों को, इनको मालूम है कैसे बनता है। अभी भी इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट का जिक्र करा। तो आज वो लोग जिसके खिलाफ पूरा देश था कि ये आतंकवादी संगठन है, खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, आज उनके हाथों में देश है। तो इस तरीके की कहानियां बनेगी। जो भी देश के हित में सोचेगा उसको ऐसे ही आतंकवादी ये कहेंगे और दबाने की कोशिश करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं PFI वाले दूध के धुले हैं? वाकई दूध के धुले हैं क्या प्रेम शुक्ला जी? देखिए, एक इसको हमको व्यापक विमर्श में देखना चाहिए। जो भी आतंकवादी संगठन है, और विशेष करके इस्लामी आतंकवादी संगठन, तो अल कायदा का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन था वो इख्वानुल मुस्लिमीन और मुस्लिम ब्रदरहुड, उसी तरह से लश्कर तोयबा, हुजी, हिजबुल मुजाहिदीन, ऐसे संगठनों का मदर ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया था। PFI भी इसी तरह से अपने आप को जो है पूरे देश में लाने का प्रयास कर रहा है, और PFI ये लंबे समय से इस तरह का काम केरल में करता रहा। वो उसके अखिल भारतीय विस्तार देकर उसमें जितना भी बंटवारे की राजनीति हो सके, जैसे सिमी काम किया करती थी, वैसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया काम करती है। और मुझे ध्यान है 1991 में जब पहली बार सिमी के खिलाफ स्टोरी किया था तो मुझे लीगल नोटिस सर्व हुई थी और मुझे उसका जो है अदालत में लड़ना पड़ा था। लेकिन वही स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का कालांतर में 1987 में जो कनिष्क विमान कांड हुआ था, उस कनिष्क विमान कांड में सिमी का हाथ था। और किसके साथ था? तो खालिस्तान कमांडो फोर्स के साथ था। तो ये सिमी, PFI, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का तार अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से 1980 के दशक से जुड़ा रहा है। सिमी ने कनिष्क कब किया? 87 में। बैन कब लगा? 94 में। यानी आपको 7-8 वर्ष किसी भी संगठन के विरुद्ध कार्य करने में, तब तक संगठन अपना चेहरा परिवर्तित करता है।
और विश्व के स्तर पर किया गया है। अलकायदा भी अपने चेहरे बदलता है और हमेशा जो है वो दूसरे संगठनों पर आरोप लगाएगा और वो पुलिस पर आरोप लगाएगा, एजेंसियों पर आरोप लगाएगा। ये जो अलकायदा का ऑपरेटिंग मैनुअल है, जो इस्लामी आतंकवादी संगठनों का ये मैनुअल है कि आप निर्दोषों को आरोप लगाओ, खुद अपराधियों के साथ खड़े हो जाओ, आतंकवाद मचाओ, कौमी जिहाद करो, लोगों की हत्याएं करो और निर्दोषों की हत्याएं करके फिर स्वीकारों की तरह खुद को कह दो हम तो बहुत धुले हुए हैं। और उनके कपड़े धुलाई करने के लिए विवेक श्रीवास्तव जैसे क्रिएटिव जो लगातार जो है पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठनों के लिए कवर फायर देने के लिए। ठीक है, आप तालिबान की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए पीएफआई किसने क्रिएट किया? विवेक श्रीवास्तव जी बताइए पीएफआई किसने क्रिएट किया? बताइए, इसका जवाब दीजिए। अगर आप तालिबान की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए पीएफआई किसने क्रिएट किया? 20 सेकंड दे दीजिए सर आप। बिल्कुल, हम तालिबान पीएफआई सब पे आएंगे। अरे सर, अब मेरे को 20 सेकंड दे दीजिए कृपा करके। पहली चीज, मेरे मित्र प्रेम शुक्ला जी, आप इस बात को समझ लीजिए, विश्व में जो इस्लामिक टेररिज्म की आप बात कर रहे हैं उसके क्रिएशन में बहुत बड़ा हाथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप और साम्राज्यवादी यानी कि इंपीरियलिस्टिक पावर्स का है, जिन्होंने तेल की राजनीति के लिए खाड़ी के कई देशों को आजकल चीन पाल रहा है। और हम लोगों ने अमेरिका के खिलाफ चूं तक नहीं बोली, इराक को खत्म किया, अफगानिस्तान को खत्म किया, कुवैत उसमें इन्वॉल्व हुआ, तो इसको हमें मानना पड़ेगा। दूसरी बात सर, मुझे बोलने दे, मैंने आप पाकिस्तान को कौन सुनिए, इसको इंटेलेक्चुअली देखिए पहले आप। तो कहीं ना कहीं तालिबान को कम्युनिस्ट रशिया के खिलाफ अमेरिका ने खड़ा किया, कम्युनिस्ट रशिया लड़ता रहा। उस समय के अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे नजीबुल्लाह जी, उनको मार के तालिबान ने लटका दिया। कृपया बताएं, एम्बेसी के अंडर, रशियन एम्बेसी में अफगानिस्तान में। आपके आराध्य देवता सिंपली इस्लामिक टेररिज्म को ये नाम देना कि सारे मुसलमान जो गल्फ में हैं वो आतंकवादी हैं, ये सारे इस्लामिक टेररिस्ट हैं, ये गलत चीज है। इकोनॉमिक कारणों से, पॉलिटिकल कारणों से आतंकवादी पैदा होता है। आपने सिमी को बैन किया, आपका पीएफआई आप कह रहे हैं आप पीएफआई को के खिलाफ लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने काफी एक्शन भी लिया, केस टू केस हमने एक्शन लिया। अरे सर सुनिए, शांत होकर के। तब भी वकालत कर रहे हैं आप, आपने एक्शन लिया, आप भी वकालत कर रहे हैं। पीएफआई ने केरल का कितना नुकसान किया आप नहीं जानते क्या? पीएफआई ने केरल का कितना नुकसान किया आप नहीं जानते क्या? जी जी जी, हाँ मैं बता रहा हूं, आप मुझे बोलने दें सर, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। बिल्कुल, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी, जहां गलत लगा लोगों को पकड़ा भी, लेकिन मेरा यह मानना है आतंकवाद को रोकना है अगर, तो उसको ये बैन करने से और ये जो जिस तरह के ड्रैकोनियन लॉज को लगा लेने से और डर दिखाने से आतंकवाद समाप्त नहीं होता। हमारे को माहौल ऐसा पैदा करना पड़ेगा कि देश में सेकुलर व्यवस्था रहे, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे पे विश्वास करें। आरएसएस और हिंदुवादी संगठन जो है ये खुद एक डर भी पैदा करते हैं जिससे गलत रास्ते पर मुसलमान लड़के चलते हैं, और वाइस वर्सा भी है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ हिंदुवादी संगठन, एक तरफ गजब बात करते हैं। आप कह रहे हैं आपने पीएफआई पर कार्रवाई की, लेकिन पीएफआई की वकालत आप करेंगे। गजब बात करते हैं विवेक श्रीवास्तव जी, गजब बात करते हैं। जल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास जाऊंगा। जल बख्शी, एक तरफ ये कहते हैं उन्होंने पीएफआई पर कार्रवाई की, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमको उनको और ह्यूमनली सोचना पड़ेगा, आतंकवादियों को ह्यूमनली सोचेंगे हम, ये कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, ब्रॉडर पिक्चर में बात कर रहा हूं सर कि ये कड़े कानून लगाने से नहीं तो मतलब आप ही बोले जाएंगे अब। विवेक जी सुन लीजिए ना, जल बख्शी क्या कह रहे हैं। सुनते हैं आपकी स्पीच। थैंक यू। नहीं आप बोलिए। साहब, मैं कह रहा था कि दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक होती है इंसाइटरी, जिनका काम होता है भड़काना, रिक्रूट्स पैदा करना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनको मोटिवेट करना, उनको उकसाना, उनको ट्रेनिंग देनी। और आजकल तो साहब जब से आईएसआईएस बनी थी, ये नेट पे इतना प्रचलित हो गया है कि ज्यादातर जो हमारे रिक्रूट्स जो पीएफआई में आते हैं वो इसी आईएसआईएस के भड़काऊ जो भाषण हैं, जो बयान हैं, जो बॉम्ब मेकिंग मॉड्यूल्स जो नेट पे सिखाते हैं, उनको लेके साहब ये फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। और जो टेररिस्ट तंजीम्स की रिक्रूटमेंट होती है वो इन इंसाइटरी और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंसाइट करती हैं, उनके वहां से होती है। मेरा काफी टाइम इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी हमने काम किए हैं, तो हमको मालूम है। एक होती है जो कि
जो एजेंसीज होती हैं, जो टेररिस्ट तंजीमें होती हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक साहब ये इंसाइटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो इंसाइट करती है, बरगलाती है, भड़काती है। थोड़ा सा दिशा रवि पे भी बोल दीजिए, उसको भी भारत सरकार ने इंसाइट करने वाला कहा। गुमराह करती है, जो बरगलाती है बेचारे नौजवानों को, उनकी जिंदगियां बर्बाद करती है साहब, बर्बाद कर देती है उनकी जिंदगी और उनको धकेल देती है एक ऐसे रास्ते में, एक ऐसी दलदल में जिससे कोई उभर के इंसान आ नहीं सकता। यहां से लोगों को भेज रही है इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, सॉरी, जिंदगी तबाही जो है, इनकी तबाही मचा दी है आम लोगों की, शरीफ लोगों की जिंदगानी में, उनके बच्चों का सत्यानाश कर दिया है। अब समय आ गया है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को खुलेआम इस तरह की छूट ना दी जाए। इस तरह इंसाइट करना, बरगलाना, मिसलीड करना, मिसगाइड करना और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का फीडर ऑर्गेनाइजेशन बन जाना, ये जो है, ये बहुत ही, मैं समझता हूं ये फर्स्ट लाइन है टेररिज्म की, और इसके खिलाफ अगर इनको अनचेक्ड ऑपरेट करने दिया तो आप टेररिज्म को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। और फिर जो डू गुडर्स हैं हमारे, वो बीच में कूद पड़ते हैं, हमारे जो सेक्युलर हैं, हमारे जो लिबरल हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं। एक अच्छा माहौल भी देश में नहीं बनाया जिसमें किसी कम्युनिटी, और कितना अच्छा माहौल चाहिए विवेक श्रीवास्तव जी, और कितना अच्छा माहौल चाहिए। मैं सीधे माजिद हैदरी के पास चलूंगा। माजिद हैदरी, पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करना चाहिए आप बताइए, या आप भी उनकी वकालत करेंगे कि यंगस्टर्स देश के साथ जुड़े रहे। दीपक भाई, पीएफआई की जो और जो भटके युद्ध थे उनको वापसी भी दी गई। देखिए दीपक भाई, पीएफआई की जो विचारधारा है ना, उस विचारधारा से जो राष्ट्रवाद की मधुरता टपकती है, राष्ट्रवाद, मैं तो कहता हूं कि मधुशाला छोटा शब्द पड़ता है इसकी विचारधारा को समझाने के लिए। राष्ट्रवाद, लेकिन जी बिल्कुल, मेरे कानों ने सही सुना क्या? राष्ट्रवाद टपकता है, पीएफआई से राष्ट्रवाद टपकता है। मैं अभी एक एक करके सुनाता हूं उनकी बाइट, एक एक करके सुनाता हूं, रुक जाइए अभी। राष्ट्रवाद टपकाता हूं मैं उनके मुंह से, अभी टपकाता हूं राष्ट्रवाद, अभी टपकाता हूं राष्ट्रवाद। देखें, आप तो बात पूरी सुनते नहीं। जनरल बख्शी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये भाजपा वाले भारत से अफगानिस्तान भेजते हैं अजहर मसूद साहब को। मैं तो आज जनरल बख्शी साहब को सैल्यूट करता हूं, इन्हें आज इस मंच पर माना कि भाजपा की सरकार ने अफगानिस्तान भेजा यहां से अजहर मसूद को। इससे बड़ा सैल्यूट क्या हो सकता है कि जनरल बख्शी साहब ने आपके मंच पे बात मानी, कहा भेजा जाता है भारत से अफगानिस्तान, ये इनने माना। आज देखिए, भाजपा का तो आज एक्सपोज जनरल बख्शी साहब ने किया। पीएफआई राष्ट्रवाद पार्टी है, वो पूरा सबों को पता है। अब प्रॉब्लम क्या रही है इस देश में? इस देश का मुसलमान टीपू सुल्तान हो या कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हो, उसका सबसे बड़ा गुनाह उसका धर्म है। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी ले लेते, उनका नाम नहीं लेंगे आप, क्योंकि वो सही मायने में राष्ट्रवादी मुसलमान थे। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं लेंगे आप उन्हीं लोगों का नाम लेंगे जो देश विरोधी सोच रखते हैं। माजिद हैदरी, अरे जिस मुसलमान ने इस देश में जबान खोली उसका पावर छीन लिया गया, पहचान छीन ली गई। आमिर खान साहब ने एक दफा कहा कि मुझे डर लगता है इस देश में, उन्हें अतिथि देवो भव से अलग कर दिया। ठीक है, शाहरुख खान साहब ने एक दफा जबान खोली, वानखेड़े स्टेडियम बैन कर दिया। भाई, इस देश में जो मुसलमान बात करता है फिर तो पीएफआई भाषण देता है, पीएफआई को तो बैन करने की ठीक है। मैं सीधे शलभ मनी के पास चलता हूँ। शलभ मनी उस राज्य से है जहां पर सबसे ज्यादा पीएफआई की एक्टिविटीज है। शलभ मनी जी, आप क्या इसको राष्ट्रवादी संगठन मानते हैं जैसे माजिद हैदरी वकालत कर रहे हैं? दीपक जी, बहुत बाद में आपने मुझे वक्त दिया, उम्मीद करूंगा थोड़ा समय मुझे मिलेगा अपनी बात रखने का। अभी मैं तमाम सारे विद्वान प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। एक चर्चा ये निकल कर आई कि आखिर गुमराह किया जाता है और गुमराह करके नौजवान जो होते हैं वो आतंकवाद की तरफ बढ़ जाते हैं, या कोई पाल रहा होता है, कभी अमेरिका पाल रहा होता है, कभी कोई रशिया पाल रहा होता है। मेरा बस एक सवाल है कि पालने के लिए एक खास तबके के लोग ही क्यों मिलते हैं? एक खास तबके के लोग ही गुमराह क्यों होते हैं? कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा अत्याचार किसके ऊपर हुआ? क्या वो आतंकवादी बन गए? क्या वो गुमराह हो गए? और जहां तक बात आज हम चर्चा कर रहे हैं पीएफआई की, आज नंदू जी जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, 4 दिन पहले उनका एक प्रतीकात्मक एक जुलूस निकला पीएफआई का, जिसमें प्रतीकात्मक आरएसएस के लोगों की हत्या करते हुए दिखाया गया। पूरे दुनिया ने यह जुलूस देखा। और आज नंदू जी जो स्वयंसेवक है, खुद वहां केरल की पुलिस इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है, इस बात का खुलासा कर रही है कि जो पीएफआई से जुड़ा
बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने स्वयंसेवक की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी है। क्या इसके बाद भी आपको सबूत चाहिए? आप कह रहे हैं कि यूपी एसटीएफ ने छापेमारी की, कुछ नहीं मिला, तो आप तो जितनी बड़ी बड़ी अदालतें हैं वहां के चक्कर काट के चले आए, लेकिन आज भी जो आपका रऊफ है, जिसको आप अपना जो भी मानते हो, वो हमारे कब्जे में है। आज भी जो कप्पन है जिसके यहाँ राहुल गांधी गए थे, आंसू बहा के आए थे। अरे सुनिए, बीच में टोकिए मत, मैंने आपको बीच में टोका नहीं। आपका जो कप्पन राहुल गांधी जाकर कप्पन के यहाँ राहुल गांधी जाकर आंसू बहा कर आए थे, आज भी आप यूपी की जेल से छुड़वा नहीं पाए। आज भी रऊफ को आप जो यूपी की जेल से छुड़वा नहीं पाए, क्योंकि हम तो इलाज कर रहे हैं। और देखिए, बैन होगा नहीं होगा ये बाद की बात है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त कानून में प्राविधान है, हम तो इनका इलाज करेंगे। आप इलाज नहीं कर रहे हैं, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, पढ़िए, और यहाँ पे धर्मवाद फैला रहे हैं, वो और यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं है। आपका जो रऊफ है यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं है। यूपी पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठ रहा, वो पैदल जा रहा है। वो कहता है यूपी पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठेंगे। तो देखिए, ये जो पुलिस वही है, जीप वही है, लेकिन ये जो खौफ है ये जरूर नया है। तो आप डरिए, आप लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में डरिएगा, देश में डरिएगा, क्योंकि आपका इलाज शुरू हो गया है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस आपका इलाज कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आपका इलाज कर रही है, आगे भी इलाज जारी रहेगा। आपातकाल से जो आपने लगा रखा है, फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे भाई विवेक श्रीवास्तव जी, पीएफआई को राष्ट्रवादी संगठन मानने वाले मेरे भाई विवेक श्रीवास्तव जी, जो शरम बनी कह रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, जो शरम बनी कह रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। कंगन को क्यों नहीं छुड़ा पाए आप? कंगन को क्यों नहीं छुड़ा पाए, ये भी बता दीजिए आप। कैसे चार्जेस है उसके खिलाफ, ये भी बता दीजिए आप। हाथरस में कैसे इन्वॉल्वमेंट है, ये भी बता दीजिए आप। मैं आगे बात को ले जाऊं उससे पहले नकुल कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर से मेरे एक दर्शक, नकुल क्या कहेंगे पीएफआई के बारे में? पीएफआई अपने देश हित में काम करने वाला संगठन नहीं है, और जो इस देश के लिए काम करता है उसको वे लोग बदनाम करके उसको नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल सही कहा, जो देश हित में काम करता है उसको बदनाम करके नुकसान पहुंचाते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, सुन लिया पीएफआई के बारे में आम जनता का क्या सोचना है? नहीं सुनिए, आप ही की सरकार ने पीएफआई पर कार्रवाई की, लेकिन आप यहाँ बैठकर वकालत कर रहे हैं उनकी। कितना बड़ा दोगलापन है आपका दिखाई दे रहा है विवेक श्रीवास्तव जी, आपका दोगलापन दिखाई दे रहा है। देश का मुसलमान अपने को सुरक्षित समझे, कोई दोगलापन नहीं है सर। पीएफआई छोटा मुद्दा है, इस देश का मुसलमान अपने को सुरक्षित समझे, अपने को भारतीय प्रबुद्ध लोग हैं, और अपने को इंसल्टेड ना फील करे, प्रबुद्धवाद है, रोज उसको बताना पड़े। प्रबुद्धवाद का मतलब है आतंकवादियों की पैरोकारी। ये बड़ा मुद्दा है, और वो पीएफआई को आप बैन करिए अगर वो गलत है, मैं नहीं रोक रहा हूं, प्रबुद्धवाद का लेकिन मतलब है आतंकियों की पैरोकारी। हमारे देश में हमारे नवयुवकों को ना बरगलाए, ये बड़ा मुद्दा है। और ये हिंदूवादी संगठन ठीक है, चलिए सबसे पहले अनीस अहमद की बाइट सुनवाइए, जो उन्होंने आरएसएस के बारे में कही है। सुनवाइए अनीस अहमद का वो स्टेटमेंट, महासचिव पीएफआई, जो उन्होंने आरएसएस के बारे में कहा है। सुनवाइए पहले, फिर बात करेंगे इनसे। कितने प्रबुद्ध हैं और कितने इंटेलेक्चुअल हैं दिख जाएगा, आतंकवादी हैं या इंटेलेक्चुअल ये भी दिख जाएगा। सुनवाइए अनीस अहमद की बाइट। आरएसएस ऐसा एक वायरस है जिसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया। इंशाअल्लाह वो वैक्सीन पॉपुलर फ्रंट लेके आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आरएसएस वर्सेस मुस्लिम। आरएसएस को पहचानिए, जानिए आपके डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस लीडर कौन है, जानिए आपके डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस लीडर कौन है। ये क्या भड़काना नहीं है प्रेम शुक्ला जी, बताइए। ये तो राष्ट्रवाद की बात करें, राष्ट्र में और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ में फर्क है। राजनीति करना, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने कभी राष्ट्र के लिए काम नहीं किया। माजिद हैदरी जी रुक जाइए, आपका नाम प्रेम शुक्ला नहीं है, आपके बाद भी आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव क्यों आ जाते हैं ये समझ के परे नहीं। माजिद हैदरी की तो संकट है ना, वो तो आतंकवादियों की दलाली के लिए ही स्वयं को प्रस्तुत पाते हैं। तो आतंकवादियों के दलालों को हमेशा जो है भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, अफगानिस्तान जो लोकतांत्रिक बल से प्राप्त संवैधानिक सरकार चल रही है, उसको संप्रभु सरकार के विरुद्ध जो है गरल उगलना, मैं समझ सकता हूँ, वो आप भूल जाते हैं। तो श्रीगालों से जो है। माजिद हैदरी जी रुक जाइए एक मिनट, आपके पास आऊंगा। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात सुन के माजिद हैदरी को 440 वोल्ट का करंट लगा है।
नहीं, इनका संकट है ना। देखिए, आतंकवाद की पैरोकारी का जिसका कारोबार हो, जिसका उदर निर्वाह यानी अपना पेट पालने का एकमात्र साधन आतंकवादियों के लिए चीयर लीडिंग करना हो, उससे तो यही अपेक्षा है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जो है, जिस पीएफआई के खिलाफ उनकी सरकार कार्रवाई करती है, उसी की आरती क्यों उतारने लगते हैं? इनका संकट है ये शी जिनपिंग के हम आतंकवाद के फेवर में नहीं बोल रहे हैं। जिसमें पाकिस्तान का लाभ हो, जिसमें अलगाववाद का लाभ हो, जिसमें आतंकवाद का लाभ हो, जिसमें अराजकतावाद का लाभ हो, जिसमें हिंसावाद का लाभ हो, तो क्यों उसका समर्थन करने लगते हैं? और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कुछ करेंगे? अच्छा, माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑलरेडी पीएफआई का समर्थन कोई नहीं कर रहा, आतंकवाद का समर्थन कोई नहीं कर रहा, लेकिन माइनॉरिटी और मुसलमान हमारे देश का हिस्सा है। जो पाकिस्तान परस्त वामपंथी है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं लाएगी तो देश कैसे बचेगा? पाकिस्तान की इसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लाना है भाई। ये भारत पाकिस्तान की बात हो रही है क्या? ये भारत पाकिस्तान की बात हो रही है क्या? शरब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शरब, मुझे बताइए, अभी तक जो पीएफआई की जांच हुई है, क्या क्या तथ्य सामने आए हैं अभी तक की जांच में, बताइए। विवेक श्रीवास्तव को भी सुना दीजिए। देखिए, ईडी ने स्पष्ट तौर पर ट्वीट कर रखा है, ईडी का बयान आ चुका है, ईडी ने ट्वीट कर रखा है। अगर कोई आंख बंद करके नहीं देखना चाहता तो उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन ईडी ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि बकायदे लेन देन हुआ है, हवाला के जरिए पैसा आया है, जो रऊफ इनका मास्टरमाइंड विशाखापत्तनम से पकड़ा गया, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस अपना लेकर आई है, उसके पास से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। और हाथरस की घटना के बहाने ये पूरी की पूरी साजिश रची गई थी दंगे कराने की, उत्तर प्रदेश को नफरत की आग में झोंकने की। लेकिन आप हंसते रहिए, आप हंसते रहिए, हम तो इलाज करेंगे और आप रोएंगे, चिंता मत कीजिए, इलाज हम कर रहे हैं, लगातार इलाज कर रहे हैं। आप कोर्ट में जाके रो रहे हैं, लेकिन ना तो रऊफ को छुड़ा पाए ना कप्पन को छुड़ा पाए। कप्पन वही है जिसके यहाँ राहुल गांधी रोने गए थे, जब आप उसको भी नहीं छुड़ा पाए। हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आपकी हंसी के पीछे कितनी रुलाई छुपी है पूरा देश जान रहा है। क्या आपकी हंसी के पीछे, ये जो आपकी मगरमच्छी हंसी है, इसके पीछे कितनी रुलाई, कितने आंसू छुपे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार तो कार्रवाई कर रही है, आप कोर्ट में जाके गुहार लगा रहे हैं, आप प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, आप लगातार बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पीएफआई का शोषण हो रहा है। ऐसे संगठन का जो नफरत फैलाते हैं, ऐसे संगठन जो आतंकवाद फैलाते हैं, उनको आंसू बहाएंगे, उनका शोषण करेंगे हम। के हिसाब से करिए आप। सीधे में चलता हूँ मुजबिर के पास। मुजबिर, आप कह रहे हैं सीजर मेमो आपके पास है, सीजर में कुछ नहीं मिला शाहीन बाग के अंदर, तो मुझे बताइए इतने लोग अरेस्ट क्यों हैं, जमानत क्यों नहीं मिल रही उनको, ये भी बता दीजिए। आपको कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिली, इसका जवाब दीजिए। आप झूठे हैं क्योंकि आप उसको देखना नहीं चाहते, आप उनके पैरोकार ये भी बता दीजिए कि इतने लोग जो गिरफ्तार हैं उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही, अगर सीजर मेमो में कुछ नहीं मिला तो ये भी बताइए मुजबिर। सारे बड़ी बड़ी कोर्ट तक गुहार जो गलत है, सारी बड़ी बड़ी कोर्ट तक गुहार पहली बात तो ये सुन लीजिए, चले आए जो और दुत्कार के भगा दिए गए, क्योंकि ये साबित हुआ है कि आतंकवाद फैला रहे थे। प्रेम शुक्ला जी ज्यादा और उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार भरपूर इलाज कर रही है कि पीएफआई के गुंडों का, पीएफआई के जो नफरत फैलाने लोग आए थे उनका इलाज हो रहा है। नाथुराम गोडसे के कुपुत्र आज ये जो रऊफ है, ये जीप में बैठने से मना कर दिया उसने उत्तर प्रदेश पुलिस की। देश को ये शर्म ये दहशत तो इस कदर इनके अंदर है। सर्टिफाइड उत्तर प्रदेश की सरकार इलाज कर रही है, आप दौड़ते रहिए, आप भागते रहिए। सर्टिफिकेट भी बांटते हैं देशभक्ति का, आप सर्टिफाइड आतंकवादी हैं, आपको मालूम आयोग नहीं के है चक्कर काटते रहिए, अदालतों के चक्कर काटते रहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए, प्रेस नोट जारी करते रहिए, हम बापू इलाज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस बापू इलाज कर रही है आपके पीएफआई के दंगाइयों का, और भरपूर इलाज कर रही है। अभी तो भरपूर इलाज होगा। आप जितनी वकालत कर सकते हो, जितनी फंडिंग करा सकते हो करा लो, जितनी टेरर फंडिंग करा सकते हो करा लो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इलाज हो रहा है, आगे भी जारी रहेगा। अच्छा, मैं एक और स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, एक और स्टेटमेंट सुनवाता हूँ अनीस अहमद का, एक और स्टेटमेंट सुनवाता हूँ। सुनाइए बबल 3 वाला स्टेटमेंट। मुस्लिम कम्युनिटी आज भी जिंदा है, सुनवाइए क्या कहा था उन्होंने और कैसे भड़काया था मुस्लिम समुदाय को। सुनवाइए अनीस अहमद, पीएफआई के महासचिव, क्या कहते हैं। इंडिया में आज भी मुस्लिम कम्युनिटी जिंदा है,
ये मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बहुत सारा नेगेटिव न्यूज भी आता है, बैकवर्ड है, लेकिन ये मुस्लिम कम्युनिटी की एक कैपेसिटी भी है, याद रखिए। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी को आज लीड लेना होगा, और आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो लीड ले रहा है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो लीड ले रहा है। माजिद हैदरी, बड़ी शहद वाली भाषा थी है, शहद टपक रहा था उनके मुंह से, ऐसा ही लगा होगा आपको कि शहद टपका रहे हैं वो। कोई मुस्लिम्स के लिए लीड ले रहा है, आपको क्या दिक्कत हो गई दीपक जी? आरएसएस के लिए क्या कह रहा है ये भी बता दीजिए मुझे भी रहमान। आरएसएस के लिए सरदार पटेल ने क्या कहा था वो बता दीजिए कि ये देशद्रोही संगठन है, ये आतंकवादी संगठन है, इसे बैन कर देना चाहिए। बैन किया था, उसके बाद क्या हुआ था ये भी बता दीजिए थोड़ा। अभी भी बैन करिए, आज नहीं क्या हुआ था बैन करने के बाद ये भी बता दीजिए ना। अदालत ने वो बैन क्यों हटाया ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए कि अदालत ने वो बैन क्यों हटाया। सोचना है देश के हित में सारे आरएसएस के लोगों को सदाए काला पानी होना चाहिए। आज अगर आज सरदार सबसे पहले मुजब्बिर रहमान को नहीं होना चाहिए, पकड़ करके काले पानी की सजा हुई होती। सबसे पहले मुजब्बिर रहमान को नहीं होनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम का स्टेडियम भी बदल दिया, ये अंदर से उनकी नफरत है, क्योंकि वो उनके बारे में सही बात सोचते थे, सही बात देश को बता गए। और उन्हीं सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति केवड़िया में उसी प्रधानमंत्री ने लगवाई, वो भूल गए आप। आपको लीडर तो चाहिए ना अपना बनाने के लिए। अच्छा अब देखो, अब पलट गए संगीत रागी जी। ये कब तक बोलते रहेंगे, ये कब तक बोलते रहेंगे कि आरएसएस के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, कब तक बोलते रहेंगे संगीत रागी जी? जैसा कि भारत और भारतीय जनता पार्टी में है, आप ये दोनों फर्क समझिए। पहले ये भागवा तालिबान आरएसएस वाले क्या राष्ट्रवाद सिखाएंगे, ये तो कभी राष्ट्रवादी थे ही नहीं। इनकी तो पहचान ही फिरंगियों की थी, फिरंगियों के पैसे पर पलते थे आरएसएस वाले। पहले हिंदू महासभा के नाम पे, फिर आरएसएस के नाम पे महात्मा गांधी को मारने वाली इन्हीं की विचारधारा, देश को तोड़ने वाली इन्हीं की विचारधारा, मालेगांव ब्लास्ट के पीछे इन्हीं की विचारधारा, मक्का मस्जिद ब्लास्ट के पीछे इन्हीं की विचारधारा, और दहशतगर्द बन के हम बेचारे मुसलमान, हम बेचारे पीएफआई वाले। अरे कोई तो हमारे हक की बात करो भाई इस देश में। संगीत रागी जी, इतना बुरा है आरएसएस? मैं तो बुराई सुन सुन के मेरे कान पक गए आज। 1 मिनट में आ रहा हूं जनरल बख्शी आपके पास। सबसे पहली बात तो तथ्यात्मक तौर पे गलत है कि सरदार पटेल जी ने आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहा था। उन्होंने इसे देशभक्त संगठन कहा था और कांग्रेस पार्टी में इसे सम्मिलित 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने बैन कर दिया आरएसएस। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, यही फरवरी का महीना था। माजिद हैदरी जी 1 मिनट सुन लीजिए ना। आपने अपनी तकरीर रख दी, दूसरे को भी सुन लीजिए, माजिद हैदरी जी। मुझे पता है आप पीएफआई के मेंबर हैं, मुझे पता है आपको दर्द हो रहा है, आप पीएफआई के मेंबर हैं, दर्द हो रहा है आपको, मुझे पता है आपको दर्द हो रहा है, लेकिन संगीत रागी जी को सुन लीजिए। हर देशभक्त को दर्द होगा। आप और देशभक्त माजिद हैदरी क्यों मजाक कर रहे हैं? दीपक जी बिल्कुल, मैं तो हूँ ही, मैं तो राष्ट्रवादी पहले से हूँ, मैं तो देश के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ, एक स्वतंत्र मैं तो संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक समुदाय विशेष की बात कर रहा हूँ जिसका धर्म ग्रंथ, जिसका धर्म आतंकवाद की शिक्षा देता है, और ये मैं खुले तौर पर बोल रहा हूं। उसकी क्या कीजिएगा जो दुनिया में सिर्फ इस्लाम और इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया को दहशतगर्दी में और हिंसा में झोंक दिया है। जब तक उस पर पाबंदी नहीं लगेगी, जब तक उस पर आपने तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश को तोड़ने का नहीं लगेगा, कर दिया, दुनिया में कभी शांति नहीं हो सकती है। की आप बात लाते कैसे? क्योंकि एक धर्म पूरे दुनिया में हिंसा का पर्याय बन जाए, आप पहले इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ न कुछ तो ऐसे बीज हैं। नहीं करूंगा, क्षमा मांगे। जैसे आज आप संविधान के खिलाफ बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं,
आप देश को तोड़ने की बात करते हैं जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो कहता आप हूं, अम्बेडकर के, मैं आज नेहरू भी के, हिंदू गांधी के राष्ट्र की बात संविधान को करूंगा, अपमानित करते हैं जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। दुनिया में शांति है। इस्लामिक राष्ट्र में दुनिया में शांति हो ही नहीं सकती। जहां जहां इस्लाम है वहां वहां अशांति है। इस्लाम शांति का पर्याय हो नहीं सकता। इस्लाम को मानने वाले शांति प्रिय हो। अच्छा, मैं दोनों को रोकूंगा, बहस को आगे बढ़ाऊं। उससे सबसे पहले जनरल बख्शी के पास चलता हूं। जनरल बख्शी, मुझे ये बताइए कि जहां जहां आतंक है वो इस्लाम से ही जोड़कर क्यों देखा जाता है? मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। आपका क्या इंसाइट है? आपने क्या महसूस किया जब आप इंटेलिजेंस में थे, जब आप फौज में थे? मैंने पूरे खाड़ी की पॉलिटिक्स आपको विवेक श्रीवास्तव जी, रुक जाइए। आपने पॉलिटिक्स मुझे समझाई और मैंने ऑन ग्राउंड वहां जाके महसूस किया। मैंने इराक वॉर भी कवर किए मिस्टर विवेक श्रीवास्तव जी, और मैंने अफगान वॉर भी कवर किए। मुझे ना समझाएं प्लीज। जनरल बख्शी, मैंने भी कवर किया। देखिए जब आप वहां थे तब मैंने आपको कवर किया, जब आप टीवी पे आते थे। कह रहा हूं विवेक साहब, कुछ सीरियस कह रहा हूं, सुन लीजिए। देखिए, आज बहुत भारी जरूरत है, बोलिए सर, कि जो मॉडरेट मुस्लिम मेजॉरिटी है वो उभर कर सामने आए और वो अपोज करे ये जो नैरो, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज जो आ रही हैं, जो इंसाइटरी आइडियोलॉजीज आ रही हैं, जो लोगों की, हमारे बच्चों की जिंदगियां तबाह कर रही हैं, उनको कभी इराक ले जाके सपने दिखा रही हैं, कभी सीरिया में जाके मरने भेज रही हैं, और वहां जाके वो ऐसी दलदल में फंसते हैं कि ना वो घर के लायक ना वहां के लायक, वो कहीं के नहीं रहते। इसमें साइलेंट मुस्लिम मेजॉरिटी को अपनी आवाज उठानी होगी। आप हमें बात करने का देते हैं, अभी पीएफआई बात करती है लोकतंत्र की, जो सुन तो लीजिए ना साहब, अरे सुन लीजिए। आप मॉडरेट इसमें जो कि इंसाइट करते हैं, इंसाइट करके आप छुप जाते हैं। हम इंसाइट और नहीं करते, बच्चों हम को अपने आगे करते हैं जो इम्प्रेशनेबल है और उनको मरवाते हैं साहब। आई एम सॉरी, आई हैव वेरी लो रिगार्ड्स फॉर पीपल। अगर आप वाकई कोई आइडियोलॉजी को इतना कमिटेड हो, मानते हो, उठाओ हथियार और लड़ो, ठीक है, लेकिन आप खुद नहीं लड़ते, आप औरों को मरने भेजते हो। ये है प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और शरीफों के बच्चों को लेकर पढ़ाई लिखाई में वो जाएं, उनसे उनको महरूम करके, उससे उनको बरगला के, उससे उनको बिल्कुल इंसाइट करके आप जो गलत रास्तों में लगाते हो, उनके हाथों में हथियार डलवाते हो, उनके हाथों में अमोनियम नाइट्रेट लगाते हो और खुद छुप के बयानबाजी करते हो। यू आर अ कॉवर्ड। I have more respect for those people, at least to do what they believe in. दीदी साहब, आप जो है ना बरगलाते हैं शरीफों को, क्या हक है? जबकि एक शरीफ मुसलमान अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो अपने बच्चे को अच्छी जॉब में देखना चाहता है, नॉर्मल जिंदगी लीड करते देखना चाहता है। आपके जैसे वो सीरिया में नहीं भेजना चाहता इस्लामिक फ्रंट के गुलाम बनने के लिए। सांस नहीं लेने देते, खाना नहीं खाने देते, तो उसका अभी बिरयानी दबा के बैठे होंगे आप, अभी बिरयानी दबा के बैठे होंगे माजिद हैदरी। आप 6 साल से हम भारतवर्ष के मसाइल का इलाज सीरिया में है क्या? मुझे बताइए। अभी बिरयानी दबा के बैठे होंगे माजिद हैदरी, झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। अभी बिरयानी दबा के बैठे होंगे माजिद हैदरी, झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर कि खाना नहीं खा पा रहे। अच्छी खासी बिरयानी खाते हैं, अच्छी खासी बिरयानी खाते हैं, हमारा बिरयानी की आप बात करते हैं। मुझे बहुत आपत्ति है भाई, कौन सा गोश्त डाला था बिरयानी में? इतने दलेर हैं, ये हालत कभी भारत की नहीं थी 70 वर्षों। ठीक है, एक मिनट, एक और स्टेटमेंट सुनाता हूँ। अनीस अहमद, पीएफआई के महासचिव, राम मंदिर वाला स्टेटमेंट सुनवाइए एक बार फिर से, राम मंदिर वाला। आंखों में आंख डालकर बात करो। आपके सामने एक ही बात बताता हूं, जिस तरीके से एनआरसी को बॉयकॉट किया था, अगर ये लोग आपके घर में और दुकान में राम मंदिर के लिए पैसे मांगने के लिए आए, एक पैसा भी मत दीजिए इन्हें। मैं सारे मुस्लिम बिजनेसमैन से कहता हूं, 1 रुपया भी मत दीजिए इन्हें। ये राम का मंदिर नहीं है, ये आरएसएस का मंदिर है, और मुसलमानों के पैसे से आरएसएस के मंदिर में एक ईंट भी नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। मांगे भी नहीं भैया किसी ने आपसे। अपराजिता जी, ये आरएसएस का मंदिर है,
राम का नहीं, ये इस तरह के विचार कौन बोल सकता है? और किसने इनसे पैसे मांगे हैं कि चंदा दो भाई पीएफआई वालों से? जी दीपक जी, आप सबको नमस्कार। आ रहा हूं संगीता कुछ जी। दिन पहले श्री गुलाम नबी आजाद जी का राज्यसभा मेंबर के तौर पर फेयरवेल हो रहा था। मैं लोकसभा की सदस्य हूं, सदन में ही बैठी थी। पता चला कि उन्होंने बहुत ही संजीदगी से, बहुत भावनात्मक होकर एक बात कही हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने। उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में कहा कि हम भारतीय मुसलमान सबसे सुरक्षित और प्रसन्न भारत में हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे भारतीय मुसलमान ही हैं, उनकी हम कद्र करते हैं और उनके साथ हम देश के विकास के पथ पर चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अनीस अहमद जैसे लोग भी हैं, इसके साथ साथ पीएफआई है, इसके साथ साथ एसडीपीआई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के हिसाब से जो भी 24 फरवरी को हुआ, आरएसएस कर्मी की हत्या की गई, एसडीपीआई जो एक पॉलिटिकल आर्म है पीएफआई का, इसकी मैं घोर निंदा करती हूं। और मुझे लगता है कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर केरला राज्य सरकार चल रही है, यह उसकी विनाश का कारण होगा। कहां है तुष्टीकरण? जो हम सब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन 1992 के बाद 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन साथ आए और पीएफआई का गठन हुआ। और आप देखें करीबन 2 सालों में किस तरह की वारदातें हो रही हैं पीएफआई की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले 17 फरवरी की बात लीजिए, एक बड़ी सी रैली उल्लाल दक्षिण कन्नड़ में हुई और यहाँ की प्रशासन ने भी कहा कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक खौफ का माहौल तैयार किया गया। और हम सब जानते हैं कुछ दिन पहले आरएसएस के किरदार, उन्हीं के लोग आरएसएस के किरदार बने और आरएसएस को मॉक किया गया। ये भी हम जानते हैं। ये कुछ दिन पहले मल्लापुरम केरला में किया गया और उस दिन भी राज्य सरकार चुपचाप बैठी हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये तो मैंने इसमें क्या कहा जाए। आपको मैं और बता दूं, आपको अगर हम गिनती करनी शुरू कर दें तो पीएफआई के खाते में ऐसी बातें आएंगी कि हम सबको यह सोचकर आश्चर्य होगा कि केरला सरकार कर क्या रही है, क्या सोच रही है। आप सब जानते हैं, कुछ समय पहले की बात है, असद बदरुद्दीन और फिरोज खान जो उत्तर प्रदेश में अरेस्ट किए गए, ये पीएफआई से जुड़े हुए बंदे हैं। और बांग्लादेश का जो टेरर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जमात उल मुजाहिदीन, बिल्कुल झूठ, इनके साथ ये लोग जुड़े हुए थे। ये दोनों पीएफआई के मेंबर हैं। बिहार तो अब मुझे लगता है कि इतनी बातें करने के बाद अगर पीएफआई आप थोड़ा सा डिबेट में पढ़ के आइए, अगर पीएफआई के पक्ष में बोला जाएगा तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कदम है। वाकई मैं भी ये मानता हूँ और सीधे इसीलिए चलता हूँ भगत सिंह के बाद भारतपुर। भगत सिंह जी क्या कहेंगे पीएफआई के बारे में? सर मैं जैसा इनके मुंह से सुन रहा हूँ, ये बार बार आरएसएस को और ये सारे जो हिंदू संगठनों को ये टारगेट ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने कभी अपने गिलेबान में झांक के देखा है? देश को तोड़ने के अलावा इसने कभी कुछ किया नहीं है। सारी जनता इसको जानती है, पूरा देश इनको जानता है। जिस तरीके की ये जो बातें इनके मुंह से जो निकल रही हैं, मुझे लग रहा है ये सारी चीजें पूरा जो देश सुन रहा है, तो ये कोई अच्छा इनका मुझे जो बिहेव दिख रहा है बिल्कुल बहुत गलत है। और देश में इस तरीके के संगठनों को टोटली पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। इन सारे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, ये इस तरीके की जो गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। संघ को बार बार ठीक है, सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भगत सिंह जी। सीधे विवेक श्रीवास्तव के पास चलता हूँ। विवेक जी, इतना कुछ किया पीएफआई ने, मॉक करके दिखाया कि कैसे हत्या की जाएगी आरएसएस के लीडर्स की, और आपकी सरकार हाथ पर हाथ धर के देखती रही पीएफआई वाले की ये क्या कर रहे हैं सड़क पर। एक केस नहीं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, आप भी उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं। जहां जहां जो आप मेरी बात सुनिए स्पष्ट, और मैं कई बार आपके चैनल पे कह चुका हूं, मार्क्सवाद मतलब नो रिलीजन इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ।
व्यक्तिगत जीवन में आप पूजा तो पाठ PFI करिए। वालों को हम अंदर ना क्यों नहीं किया इस्लामिक आपने? टेररिस्ट के साथ बताइए, हैं, जवाब ना दीजिए। हिंदुवादी संगठनों के साथ जो लोग हम ऐसे RSS के terrorism नेताओं साथ। की हत्या को मौत कर रहे थे, बिल्कुल आपने अगर अंदर जो क्यों नहीं जो किया केरला उनको? में जहां जहां गलत हुआ वो अंदर हुए हैं, जहां जहां गलत हुआ है अंदर हमने किया है। लेकिन RSS और PFI तो एक ही जैसे है ना। एक हिंदूवाद की बात करता है, यहां बैठ के संगीत रागी कहते हैं कि एक धर्म विशेष समुदाय विशेष की वजह से पूरे विश्व में आतंकवाद है। यानी कि ऐसा मुल्क आप हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं जहां हम अपनी माइनॉरिटीज को उंगली दिखा के पॉइंट आउट करके बोले तुम मुसलमान हो और इसीलिए तुम्हारा धर्म ऐसा है कि संगीत रागी जी, क्या किसी पर कोई कार्रवाई हुई? बताइए। टीवी पे बोलना, जिन लोगों ने जो मौत संगीत किया, रागी नंदू जी की ये हत्या, कुरान उन पर पे- किसी तरह ये की कोई कुरान पे कार्रवाई हुई प्रश्न क्या? चिन्ह उठाते हैं। बताइए। ये मुसलमानों पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं क्या? सारे इस देश के मुसलमान, आप सुनिए मेरी बात पहले, क्या इस देश के सारे मुसलमान आतंकवादी है? क्या कुरान को पढ़ने वाला हर मुसलमान आतंकवादी है? क्या कुरान सिर्फ आतंकवाद सिखाने की पुस्तक है? इसके उत्तर दीजिए। जो और यहाँ इस्लाम नेशनल को टीवी पे पढ़ बैठ लेगा करके ये उसमें RSS के प्रवक्ता कट्टरता यहाँ आएगी आकर ही। के समुदाय विशेष, जो इस्लाम धर्म को विशेष, नहीं कम्युनिटी पढ़ेगा, विशेष को टारगेट करते हैं। जो और फिर आप कहते इस्लाम हैं को कि पढ़े मुसलमानों का बगैर लड़का मुस्लिम है। आतंकवादी बनता क्यों है? जो अगर आप उसको अपनी ध्यान से बराबरी का नहीं सुनिएगा, मानेंगे, जो अगर आप एक इस्लाम हिंदू को मुसलमान को एक पढ़े बराबर बगैर का मुस्लिम स्टेटस है, नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वह भी Constitution उदार हो पे, सकता है, तो कैसे चलेगा काम लेकिन इस देश जिसने का? इस्लाम को ये पढ़ शांति लिया को जो भड़काते हैं RSS वो वाले, अनुदार ये आपके होगा ही सामने होगा, RSS के मेंबर, वो संगीत कट्टर रागी होगा ही होगा, किस तरह की बातें वो करते हैं? असहिष्णु क्या लग रहा है होगा ही आपको? होगा। ये शांति की बातें करते हैं। हिंदू बिना अपने शास्त्रों को पढ़े हुए अपने ऐसा कुछ नहीं है। समाज को गाली देता है। अच्छा, एक मिनट मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद संगीत रागी जी से फिर बहस की शुरुआत होगी। ब्रेक के बाद तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं PFI की। कितना खतरनाक बनता जा रहा है PFI। हाल ही के दिनों में केरल में जिस ढंग से उग्र प्रदर्शन किया और जिस तरह के PFI के बयान आए हैं, उसके बाद सवाल ये उठने लग गया है कि PFI पर प्रतिबंध क्यों नहीं, जबकि सभी ये जानते हैं कि सिमी का एक फ्रंट बन चुका है PFI और कुछ नहीं। मेरे साथ इस वक्त इस बहस में कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अपराजिता सारंगी है BJP से, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ माजिद हैदरी हैं। लेकिन सबसे पहले अरुण तिवारी के पास चलता हूं, कानपुर। अरुण, क्या कहना चाहेंगे PFI के बारे में? प्रणाम करता हूं और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी माता है, राष्ट्र हमारी, जिसके लिए अगर हम दहेज की परंपरा में दान करें तो समझ में आता है, कोई भी पैसा अगर इस तरह से उपयोग हो, अपराधियों का कोई मतलब नहीं होता, उन्हें माँ सचिव को सोचना चाहिए। तबाही करने वालों का मकसद सिर्फ तबाही है, खून किसका बहा इससे उन्हें मतलब नहीं होता। चाहे शाहीन बाग हो चाहे कोई बाग हो, हर बाग में जिस तरह से आग लगाई जा रही है, मैं यही कहूंगा कि सभी मुस्लिमों से पहले मैं अनुरोध करूंगा कि ये कुछ सिरफरे लोगों के लिए सारे मुस्लिम संप्रदाय को संदिग्ध मत बनाएं। वो मेरे भाई हैं, हम लोग खुलकर माँ के आंगन में माँ की सेवा में रत रहें। ये किसान जो हम लोग अन्नदाता हैं, सबको खिलाते हैं। अंत में जो भी जहां ये मर रहे हैं, चाहे वो कोई घटना हो, चाहे वो बलात्कार करने के बाद कोई झेल रही नारी का मन हो, या किसानों का ये त्रासदी झेल रहा ये परिवेश हो, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो विरोधी या विपक्ष है, उनको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि कल भी आएगा और उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। तब शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये विपक्ष में रहने का कोई औचित्यपूर्ण ढंग नहीं है कि विध्वंस किया जाए, लोगों का मन गिराया जाए। तो मैं यही कहूंगा कि बैठ ज्यादा उजालों में अंधेरे दिख नहीं सकते। शाहीन बाग वालों को लहू पीकर पसीने की कमाई लिख नहीं सकते। सियासी कुर्सियों के पांव जैसा नाच नचते हैं, बड़े बेशरम हैं, इनको तवायफ कह नहीं सकते। मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूं और मैं कहता हूं कि मां के आंगन में इस विध्वंसकारी नीति में सहयोग मत दें। ये दान नहीं है, ये महापाप है। ये सीधे चलता हूं अपराजिता सारंगी जी के पास। अपराजिता जी, बार बार ये सवाल उठा कि PFI बैन होनी चाहिए, PFI बैन होनी चाहिए। सवाल यह है कि PFI अब तक बैन क्यों नहीं हुआ? कई सारे राज्य सरकार इसके बारे में संस्तुति कर चुके हैं। मैं आप सबको बता दूं कि इस दिशा में कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश और आसाम ने सिफारिश की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और उन सिफारिशों के बल पर अभी काम चल रहा है। इसे बैन किया जाएगा, मैं आपको सबको बता दूं। और 4 दिसंबर 2019 होम मिनिस्ट्री ने सारे राज्यों से सोशल मीडिया को भी बैन कर दीजिए, ट्विटर को भी बैन कर दीजिए, फेसबुक भी बैन कर दीजिए, लेकिन इस पर कार्रवाई जारी और निश्चित तौर पर कार्य किया जाएगा। इसे बैन किया जाएगा। फिर आप सुरक्षित हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस दिशा में मैं
भारतीय जनता पार्टी की दिशा रवि से डर लगता है आपको पूरे देश को कि जरूर बैन किया जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी भी सरकार है केरला में, केरला में इतना उग्र प्रदर्शन हुआ, आप लोग खामोश हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे रहे? आप लोगों ने पीएफआई के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और जब आपकी सरकार अगर चुपचाप रहेगी तो बाकी सरकारों का क्या होगा? क्योंकि पीएफआई का ओरिजिन तो केरला से ही है। जी देखिए, ऐसा है, हमें डंडे मार के सीधा करना आता है और हमने वहां पे सारे गलत काम रोके हुए हैं। किसको हम गलत समझते हैं, किसको हम सही समझते हैं, ये आप हम पे छोड़िए। और ये सब कुछ बैन कर देना, ट्विटर बैन कर दीजिए, फेसबुक बैन कर दीजिए, सोशल मीडिया बैन कर दीजिए, दिशा रवि जैसे युवाओं को पकड़ के जेल में डालिए, संविधान खतरे में आ गया, भारत खतरे में आ गया, दिशा रवि 21 साल की लड़की इंडिया को खत्म कर देगी। ये बकवास जो फैला रखी है आरएसएस वालों ने, क्योंकि इनको डर लगता है खुले विचारों से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से। ये मल्टीकल्चरल कंट्री को टॉलरेट नहीं कर सकते। ये ऐसी कंट्री को टॉलरेट नहीं कर सकते जिसमें दलित भी हो, मुसलमान भी हो, क्रिश्चियन भी हो, सब तरह के लोग हो। और हम सुना करते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा गुलदस्ता जिसमें तरह तरह के फूल है। आरएसएस नहीं चाहता है, आरएसएस कहता है एक ही फूल होना चाहिए, भगवा, और भगवे के अलावा बाकी फूल होंगे और खासकर हरे रंग का फूल होगा तो कुचल के उसको हम फेंक देंगे। पीएफआई को आपको बैन करना है, पीएफआई गलत है, करिए, लेकिन आप इस देश के मुसलमानों को टारगेट कम से कम ना करें। ये आपको एक बात पता है, इस देश की भूमि पे आपको एक बात पता है, आप चाहकर भी भगवा को इग्नोर नहीं कर सकते। विवेक श्रीवास्तव जी, जब सुबह सूरज उगता है और जब शाम को अस्त होता है तो आसमान में एक लालिमा छाती है, वो भगवा कलर की होती है। आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते उस कलर को, आपको देखना ही देखना पड़ेगा। आपने सुबह उठे हैं कभी? और सुन लीजिए, जब उग रहा होता है सूरज, उगता हुआ सूरज लाल रंग का होता है, उगता हुआ सूरज लाल रंग का होता है सर, उसको बोलते हैं क्रिम्सन रेड, जो भगवा होता है। नहीं कर सकते, भगवा होता है, भगवा रहेगा तो लाल भी रहेगा, भगवा होता है, भगवा। क्यों संगीत रागी जी, 2 बार भगवा कलर होता है स्काई के अंदर कि नहीं होता है? बताइए। शुरू में रेड होता है, रेड, उसी को भगवा बोलते हैं मेरे भाई। विवेक श्रीवास्तव, लाल होता है, उगता हुआ सूर्य लाल होता है। दीपक भाई, अगर हरे रंग के पेड़ पौधे नहीं होंगे ना तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। हरे रंग का कुछ नहीं बनता आसमान में, मत चिंता करिए, हरे रंग से कुछ नहीं बनता आसमान में। नहीं होगी ना माजिद हैदरी, हरे रंग से कुछ नहीं बनता आसमान में। संगीत रागी जी, जमीन में बनता है, पूरी जमीन के ऊपर हरी कालीन पड़ी हुई है। देखिए, इस्लाम में जो सब्जी खाते हो ना वो भी हरे रंग की होती है। इस्लाम में हरा रंग को इतना महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि इस्लाम जहां पर रेगिस्तान में पैदा हुआ वहां पर हरियाली थी नहीं, इसीलिए हरे रंग को इतनी प्राथमिकता दी गई। दूसरी बात, वामपंथी मित्र को मैं बताना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट एक मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना इन्हीं वामपंथियों ने किया था। पाकिस्तान बनने में जो बौद्धिक सपोर्ट था, इन दोनों संगठनों ने दिया था कि भारत में रहना होगा। मैंने आपको सुना है ना, कभी नहीं कहा। आप चीन के अंदर देखिए क्या है, चीन के अंदर वहां की सेनाएं और आर्म फोर्सेस मुसलमानों के घरों में जाती है और 6 महीनों तक रहती है उनका परिवार का सदस्य बन करके। क्या कुरान में पढ़ाया जाना चाहिए ये तय करती है। और मैं तो कहता हूं, जब तक इस्लाम की शिक्षा मदरसों में दी जाती रहेगी, दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद पैदा होता रहेगा। आज आप सिमी बैन कर दीजिए, कल पीएफआई बैन कर दीजिए, कोई और संगठन खड़ा होगा। जब तक इस्लाम की शिक्षा, कट्टर शिक्षा मदरसों में दी जाती रहेगी, तब तक दुनिया का कोई भला नहीं हो सकता, कभी भला नहीं हो सकता। यही कारण है दुनिया के 80-87% के आसपास जितने भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसका एक हिस्सा इस्लाम है। भारत का सबसे ज्यादा और ठीक है, मैं सीधे चलता हूं अभिषेक मिश्रा के पास। दिल्ली मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कहेंगे पीएफआई के बारे में?
मैं ये कहना चाहूंगा, जितने लोग पीएफआई के बैनर तले विचारों की स्वतंत्रता चाहते हैं उनको बोलिए पाकिस्तान जाएं और विचारों की स्वतंत्रता चलाएं। हरे झंडे को पूरी तरीके से फलने फूलने का मौका वो उस जगह पे दे जहां पर एक सिंगल यूनिट चल रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस भगवा को ये बैन करने की बात करते हैं वो 100 साल से जमीन पर अथक संघर्ष करके एक देश को पटरी पर लाने का काम किया है। पिछले 6 वर्षों से देश में एक वैचारिक स्वतंत्रता आई है। अदरवाइज हम यही देखते रहे हैं कि हर जगह हर प्लेस पर कहीं पर जाते हैं, अगर आप भगवा की बात करते हैं तो आप क्रिमिनल हैं, और अगर आप हरे रंग की बात करते हैं तो आप सेकुलर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देश का हर वो कोना जहां पर आप हरा झंडा उठाते हैं, सारी देश विरोधी ताकतें, पीएफआई या कोई भी आई, देश की स्वतंत्रता से पहले से लेके आज तक दीपक जी जहां पर भी हरा झंडा या सेकुलर की बात करते हैं, देश को कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक आप देख लीजिए, ठीक है, जहां देश विरोधी तत्व होंगे। आप ही का सवाल ले जाता हूं मुजब्बिर के पास। मुजब्बिर, आपको एडवाइस दे रहे हैं कि अगर ज्यादा वैचारिक स्वतंत्रता चाहिए आपको तो पाकिस्तान चले जाएं। मेरे एक दर्शक की एडवाइस दे रहे हैं। वैचारिक स्वतंत्रता यहाँ ट्विटर करने पे लोग पकड़े जा रहे हैं, फेसबुक लाइक करने पे लोग पकड़े जा रहे हैं। ये जो सज्जन थे, ये भक्त थे, इनको मेरा प्रणाम करिएगा। ये हो क्या रहा है और कह क्या रहे हैं? तो पाकिस्तान कब जाएंगे आप? जिनको हिंदुत्व चाहिए वो पाकिस्तान जाए, लड़ ले जाके, पाकिस्तान को हरा के वहां भगवा झंडा फहराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हिंदुस्तान में रहेंगे, यहाँ भगवा नहीं चलेगा। आरएसएस बैन होगी और बैन करके रहेंगे, देश विरोधी हर संस्था को बैन करके रहेंगे। चलिए, दिन में जितने सपने देखना चाहे देख सकते हैं, सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं अपने तमाम गेस्ट को शुक्रिया करूंगा और चलते चलते बता दूं 94% लोग कहते हैं कि पीएफआई को बैन होना चाहिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।